21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। समस्त वीर नारियां और हमारे बहादुर जवानों के सभी परिवारजन, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हमारे सभी खिलाड़ी, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं इस मंच से भारतीय सेना के सभी वीर सैनिकों को, उनके परिवारजनों को और संपूर्ण देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और साथियों, आप सभी इस बात के लिए भी सराहना के पात्र हैं कि इस बार थल सेना दिवस का आयोजन आपने पुणे में किया है। यह वो धरती है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाजीराव जी जैसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है। यह वो धरती है जो मां ताराबाई के बलिदान से याद की जाती है। यह वो धरती है जहां पर बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वतंत्रता की चेतना जगाई थी। ऐसी पुण्यभूमि पर थल सेना दिवस का आयोजन निश्चित रूप से हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं मराठों के गौरवमयी इतिहास से भरी पुणे की इस वीर भूमि को हृदय से नमन करता हूं। जिस बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप के परिसर में हम यहां उपस्थित हैं, भारत की मिलिट्री ग्लोरी में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे बताया गया कि आपकी जड़ें 2 सदियों से भी अधिक समय तक फैली हुई हैं। कई दशकों से आप भारत की सैन्य परंपरा के अभिन्न अंग बने हुए हैं। इसलिए आज आपके परिसर में आर्मी परेड डे का आयोजन आपकी हिस्टोरिकल ग्लोरी के प्रति एक सम्मान का भाव भी दिखा रहा है। साथियों, आज मुझे यहां आर्मी पैरालंपिक नोड यानी APN का शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नोड भारतीय सेना के दिव्यांग सैनिकों को प्रेरणा देगा और वे पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ तथा एशियन पैरा गेम्स में जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा मुझे भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन का शुभारंभ करने का भी अवसर मिला। इसके माध्यम से हमारे देश के नागरिक अपने ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों का सुलभता से दौरा कर सकेंगे और उनके बारे में जान पाएंगे। मुझे जानकारी दी गई है कि अभी यहां भारत की गौरवशाली सैन्य परंपरा को दिखाने वाले गौरव गाथा का भी प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शन अपने आप में अद्भुत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं भारत माता के उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन राष्ट्र के गौरव पर कभी आंच नहीं आने दिया। मैं उन माताओं को भी नमन करता हूं जिनकी कोख से ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया। और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं थल सेना दिवस के अवसर पर भारत के शौर्य और पराक्रम को हमेशा ऊंचाई पर रखने वाले आप सभी वीर जवानों के बीच उपस्थित हूं। साथियों, वैसे तो हम सभी जानते हैं
कि हमारी थल सेना का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। बीते 8 दशकों से हमारी थल सेना लगातार भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। इतने बड़े योगदान और व्यापक इतिहास को देखते हुए थल सेना दिवस तो निश्चित रूप से ही हम सबके लिए एक गौरवमयी दिन होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थल सेना दिवस सिर्फ एक ही दिन क्यों मनाया जाता है। मैं तो मानता हूं कि हर दिन आपका है, साल के 365 दिन आपके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम भारतीयों के मन में आपके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे मन में आपके प्रति सम्मान नहीं उमड़ता है। हां, यह बात सही है कि हम थल सेना दिवस तो एक ही दिन मना सकते हैं, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि मेरे साथ साथ हर भारतवासी अपने जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक डे का मोहताज नहीं है। साथियों, आमतौर पर जब भी भारतीय सेना का जिक्र आता है तो लोग यही समझते हैं कि सेना हमें देश की सीमाओं पर होने वाली बाहरी आक्रमण से बचाती है। यह बात हालांकि पूरी तरह से सही है। हमारी सीमाएं आपके मजबूत हाथों में ही सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी सेनाओं का रोल सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह जाता। बाहरी चुनौतियों से तो सेना हमें बचाती ही है, साथ ही साथ आंतरिक चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबको देखने को मिलती ही होगी। हमारी सेनाओं का प्रताप ऐसा है कि दुश्मन हमसे युद्ध करने के पहले कई बार सोचता है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह तो हमारे बस में नहीं है। जब भी आपदाएं आती हैं तब हमारी सेना उनसे निपटने में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी तमाम आपदाओं में हमारी सेना नागरिकों के राहत बचाव के कार्य में जुटी रहती है, और ऐसा सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि कई बार दूसरे देशों में भी हमारी सेना सच्चे मित्र के रूप में उनके मुसीबत के समय सबसे पहले पहुंचती है। मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करने का जो भारतीय मूल्य है, मुझे लगता है कि हमारी सेना भी इन मूल्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। साथियों, हमारा देश अभी ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है, और यह ट्रांजिशन इस मामले में है कि हम अब विकासशील से विकसित देश बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। यदि इस लक्ष्य का हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि विकसित राष्ट्र बनाने में समाज के हर वर्ग का योगदान होगा। हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी, हमारी नारी शक्ति समेत समाज के हर वर्ग का इसमें योगदान होने वाला है। लेकिन इनका योगदान भी तभी सार्थक हो पाएगा जब हमारी रक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, जब हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी। रक्षा व्यवस्था तभी मजबूत हो पाएगी जब हमारी सेनाएं मजबूत होंगी। इसलिए मैं समझता हूं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपकी भूमिका किसी से भी कम रहने वाली नहीं है। साथियों, जब हम भारत के सैन्य इतिहास का आकलन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमने हमेशा युद्ध के बजाय बुद्ध को प्राथमिकता दी है। हमने हमेशा शांति की पहल की है। युद्ध भी हमने तभी किए हैं जब युद्ध हम पर थोपा गया है। हालांकि भारतीय सेना ने लगातार इस बात को कई बार सिद्ध किया है कि शांति हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत की यह निशानी है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का एक अंश मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्षमा सोभती उस भुजंग को, क्षमा सोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यह पंक्ति हमारी सेनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे पास ताकत है, उसके बावजूद भी हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार इस बात की ओर भी हमेशा ध्यान देती है
यदि शांति को बनाए रखना है तो उसके लिए ताकत यानी स्ट्रेंथ एक आवश्यक तत्व है। शांति तभी संभव है जब हम मजबूत बने रहें। इसलिए सेना की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। रोज नए अत्याधुनिक बेड़े हमारी सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। हमारी सेना आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए अपने मॉडर्नाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। आज हमारी सीमा पर खड़े जवानों के हाथों में उन्नत किस्म के हथियार हैं। अग्निवीर के बाद हमारी सेनाओं में नया एक युवा जोश भी आया है। इसके अलावा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। मुझे बताया गया कि हमारी एक बहादुर बिटिया कैप्टन शिवा चौहान विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात हुई है। इसके अलावा भी नारी शक्ति के मिसाल के तौर पर सेना की मिलिट्री पुलिस में शामिल हुई महिला सैनिकों को देश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में भी तैनात किया जा रहा है। हमारे ये सारे प्रयास सेना के मॉडर्न वॉरफेयर मशीन बना रहे हैं। जब हम भारतीय सेना को मॉडर्न वॉरफेयर मशीन बनाने की बात करते हैं तो हमें डायनेमिक जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ वॉरफेयर के लगातार बदलते करैक्टर को भी ध्यान में रखना ही होगा। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्ध और अधिक वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होंगे। अनकन्वेंशनल और असिमेट्रिकल तौर तरीकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में नॉन स्टेट एक्टर्स का पनपना और उनका आतंकवाद का सहारा लेना भी यह एक चिंता का विषय है। साथ ही टेक्नोलॉजी के तेजी से हो रहे विकास के कारण फ्यूचर वॉर्स की तस्वीर भी काफी हद तक बदलने वाली है। आज साइबर और स्पेस डोमेन्स बड़ी तेजी से नए युद्ध क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया में नैरेटिव और नैरेटिव के साथ साथ परसेप्शन का भी एक युद्ध लड़ा जा रहा है। इसलिए भारतीय सेना को हमेशा इन मल्टी स्पेक्ट्रम चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना ही होगा। इसके लिए हमारी इंडियन आर्मी को हॉलिस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग और रिफॉर्म्स दोनों पर फोकस करना ही है। इसके अलावा साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और वह है हमारे डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है, बिना सेल्फ रिलायंट हुए, बिना आत्मनिर्भर हुए हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकते। रणनीतिक स्वायत्तता हम हासिल नहीं कर सकते। भारत जैसा देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। मुझे यह कहते हुए खुशी और गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ा चुका है। आज हम न केवल सैन्य साजो सामान का अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि उनका एक्सपोर्ट करने की ओर भी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि मैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,27,000 करोड़ से अधिक का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो कि एक दशक पहले लगभग 1900 करोड़ का हुआ करता था, वह अब 21,000 करोड़ से अधिक के आंकड़े को पार कर चुका है। आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों की इसी कड़ी में हमारी तीनों सर्विसेज द्वारा 5 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई हैं। इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है। इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से किसी भी सूरत में भारत की ही धरती पर होगा और भारतवासियों के हाथों से होगा। ठीक उसी प्रकार हम डीपीएसओ द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई है। इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एलआरयूज जिनके लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स बोलते हैं, सब सिस्टम, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स समेत कुल आइटम्स की संख्या 5012 है। हम बेहद मजबूती के साथ प्लान तरीके से आत्मनिर्भर
और सशक्त रक्षा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हम ऐसे रिफॉर्म्स करने का प्रयास करेंगे जो सेना के मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देंगे। वैसे तो रक्षा मंत्रालय खुद अपने स्तर पर रिफॉर्म्स के सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन मेरा आपसे भी यह कहना है कि आप भी अपने स्तर से यह विचार करें किन चीजों में सुधार लाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आपके विचार रक्षा क्षेत्र में रिफॉर्म्स की दिशा में हमारे लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर भारत को सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के साथ साथ एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को सेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ वीर नारियों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्त करते हुए और अपने सारे शहीदों को की स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार महोदय, आपके ऊर्जावान